Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लो मेरे को। कोई टेलीग्राम ग्रुप है ही नहीं। ओके सर। उसमें तो ये है कि अगर किसी की क्लास मिस होती है तो मैं उसी को लिंक भेज देता हूँ, अगर कोई टेलीग्राम पे है तो। ओके सर। मतलब जिसकी जो क्लास मिस होती है उसको वही वीडियो का लिंक भेज देता हूँ, ऐसे तो टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। ये बताओ तुमने कि जो कल पढ़ाया था वो घर जाकर तुमने पढ़ाया नहीं तो? Yes, sir. कुछ डाउट है उसमें? हम्म। किसमें सर? जो कल पढ़ाया हमने, कल तक जो पढ़ाया लॉज ऑफ मोशन में, उसमें कोई डाउट है क्या अभी तक? नो सर। किसी को हो तो बताओ जरा। हर्षिका। Yes, sir. कहाँ भाई बहनों के बीच में बैठ के पढ़ती रहती है? हम्म। रूम में थी। चलो भाई आगे चलते हैं जरा हम लोग। देखो कल हम लोगों ने स्ट्रिंग की टेंशन से रिलेटेड काम किया था, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है ना? और ये बताया था कि ये पुलिंग नेचर की होती है। ध्यान रखना, ये बहुत काम काम की चीजें हैं। और ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो भी बॉडीज स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, उन कनेक्टेड बॉडीज में जब हम टेंशन मार्क करेंगे तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी मार्क करेंगे। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? हम्म। No, sir. दूसरा, फिर अब हमारे पास नए टाइप का फोर्स आएगा, कांटेक्ट फोर्स। देखो इस पूरे चैप्टर में हम लोग फोर्सेस के रिगार्डिंग ही चीजों की चर्चा करेंगे, तो हर एक फोर्स को ठीक तरह से सीखना, उसको मार्क करना अच्छे से आना चाहिए। अब ये जो कांटेक्ट फोर्स है, ये दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। तो ये जो टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स है, ये ऐसा समझो कि जैसे दो बॉडीज कांटेक्ट में है। जैसे एक ये है, दूसरी ये है, या फिर एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरी सरफेस ये है। तो जो बॉडीज कांटेक्ट में है, सबसे पहले तुम उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। हेलो। Yes, sir. मैंने कहा है कि जो बॉडीज कांटेक्ट में है आपस में, उन बॉडीज के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो। कॉमन टेंजेंट इन द सेंस कि जो दोनों के लिए कॉमन होता है। देखो जैसे इसके लिए अगर हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यही तो होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके लिए कॉमन टेंजेंट ये है। बोलो। हम्म। Yes, sir. ये योगा।
तो इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। ये बात ध्यान रखो। ये है एन, ये है एन। अब ये तुम्हें ध्यान रखने की बात है इसमें कि जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है इट इज ऑलवेज towards the system and is of pushing nature। ये हमेशा ही चीजों को पुश करता है। जैसे अगर तुम ये जैसे ए ब्लॉक है और ये बी नीचे दूसरा वाला ब्लॉक है, अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे ना, इसे देखो ध्यान से, इधर लेफ्ट साइड में देखना, एक ये है, दूसरा ये है। तो इसको जब हम मार्क करेंगे तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए कि यहाँ पे इसके लिए तो ये इधर को है और इसके लिए ये इधर को। देखो जरा ध्यान से किस तरह का है ये यहाँ पे n और ये यहाँ पे n। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो नीचे वाला एरो इस ब्लॉक के ऊपर है तो इसको इस ऊपर वाले स्फीयर ने नीचे पुश किया है, तो ये पुशिंग नेचर का टुवर्ड्स द ब्लॉक हो गया। जब ये इसे पुश करेगा तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये रिएक्ट करेगा इससे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस ब्लॉक ने वापस इसको पुश कर दिया। तो ये जो अपवर्ड एरो है ये एरो जो है ये इस स्फीयर के लिए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की रिएक्शन है, ये भी टुवर्ड्स द सिस्टम हो गया। समझ आ रहा है क्या क्या बता रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्या चीज नहीं समझ आ रही? सर एक बार रिपीट कर दो, क्लियर नहीं हुआ। मैंने तो ये कहा है कि इसको ये वाला लाइन पढ़ लो कि ये हमेशा टुवर्ड्स द सिस्टम मार्क होता है, पुशिंग नेचर का होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने सबसे पहले कॉमन पॉइंट है क्योंकि ये दोनों के लिए, इसके ऊपर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डबल डायरेक्टेड फोर्स मार्क कर दिया। अब डबल डायरेक्टेड फोर्स में एक एक्शन होगा न्यूटन थर्ड लॉ से, एक रिएक्शन होगा। तो ये जो नीचे की तरफ वाला एरो है ये इसके लिए टुवर्ड्स द सिस्टम है, ये ऊपर वाला एरो ये टुवर्ड्स द स्फीयर है, और ये हमेशा किस तरफ एक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स द सिस्टम। तो पुशिंग नेचर का ही तो हो गया। ठीक है सर। ये जो ये दूसरा वाला सिस्टम है, ये फिगर नंबर 2 जो और है, ये एनी फोर्स किसकी वजह से आ रही है? ये दोनों कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट में रहने से होगा क्या कि ये जो ये ब्लॉक है स्फीयर, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचती है इसके वेट से, तो ये नीचे जा रहा है। तो जब ये नीचे जा रहा है तो ये ब्लॉक इसको नीचे जाने से रोक रहा है, तो ये यहाँ पे एक एक्शन रिएक्शन जनरेट हो गया इस वेट की वजह से। ओके सर। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो जाएगा तो ये एन नहीं होगा, तो क्योंकि उस टाइम नीचे की तरफ जो पुश करने वाली टेंडेंसी है इस स्फीयर की, इस ब्लॉक को, वो खत्म हो जाएगा। तो देखो ये जो दूसरे वाले नंबर की फिगर है मैं इसे बना रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा अब कि इस ऊपर वाले ब्लॉक ने इस नीचे वाले ब्लॉक को प्रेस करा, तो ये ऐसा हो गया। अब इस नीचे वाले ब्लॉक ने इसके प्रेस करने का अपोज करा न्यूटन थर्ड लॉ से, तो ये इसकी रिएक्शन होगी। तो ये एरो जो है नीचे से देखो यहाँ से, ये टुवर्ड्स द सिस्टम है, ये जो ये है ये टुवर्ड्स द सिस्टम। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो सर। मतलब ये सब चीजें अगर तुमने ठीक से मार्क करनी सीखी है तो तुम्हारा काम ठीक चलेगा। अगर ये तुमने ठीक से मार्क करनी तुम्हें नहीं आती तो फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम। दूसरा है टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जैसे दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं, तो ये फोर्स एक तो तब अराइज होता है जब इनके बीच में स्लिपिंग टेंडेंसी होती है और ये अलोंग द कॉमन टेंजेंट एक्ट करता है। ये ध्यान रखिए।
वो नॉर्मल टू द कॉमन टेंजेंट एक्ट करता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर अलोंग द कॉमन टेंजेंट एक्ट करता है। समझ रहे हो? एक्ट अलोंग द कॉमन टेंजेंट when bodies in contact have their tendency to move relative to each other। जब इन दोनों की टेंडेंसी एक दूसरे के, मतलब ऐसा समझो कि तुमने एक अपनी टेबल के ऊपर अपने हाथ को रख के स्किप करा, अपने हाथ को रख के अपने हाथ को उसके ऊपर तुमने स्किड किया है, मतलब स्लिप करा रहे हो, तो तुम देखना तुम्हारे हाथ के ऊपर भी फोर्स होगा और जो नीचे की तरफ टेबल है उस पर भी फोर्स होगा। तो वो टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स है, और इसको हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, फ्रिक्शन। ये वहां पे चला है, ठीक है ना? ठीक है भाई। यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। चलो, फिर इसके बाद में हमारे पास में एक कांस्टेंट फोर्स होता है, मतलब अब हम लोग ना जनरलाइज वे में पढ़ेंगे कि कांस्टेंट फोर्स किसे कहते हैं। ये वो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये हमेशा कांस्टेंट है, ऑलवेज सेम। ऐसा फोर्स जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, वो कांस्टेंट फोर्स की कैटेगरी में आएगा। दूसरे फोर्सेस कुछ इस तरह के भी होते हैं, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स इस तरह के होते हैं जो किसी भी बॉडी की स्पेस में पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे तुमने देखा हो, ये m1 मास है, ये m2 मास है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों बॉडीज के सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो फिर डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स का ही एग्जाम्पल। एग्री हो ना भाई इस बात से? यस सर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं कोई? अब थोड़ा सा तुम्हें ध्यान से समझने की जरूरत है जो आगे मैं करा रहा हूँ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट, आगे काम भी आएगा। अब जितने भी फोर्सेस हैं, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अब देखो, कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होंगे, इनको ध्यान से समझने की जरूरत है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में, जैसे अगर तुम्हें थोड़ा 10th का आइडिया 9th वाइन्थ में कुछ हो, कि तुम ये देखो कि अगर हमारे पास ये अर्थ सरफेस है, एक ब्लॉक तुमने m मास का लिया यहाँ से और उसको यहाँ से उठा के h हाइट ऊपर एक दूसरी लेवल पे यहाँ रख दी, तो यहाँ राइज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितना है? कुछ आइडिया है? पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो किसी भी सिस्टम की स्टेट डिपेंडेंट होती है, कि उसकी स्पेस में पोजीशन क्या है, वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द स्पेस। पढ़ा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी का किस टाइम जीएच होती है?
यस सर, ये नहीं पढ़ा तुमने? पढ़ा है सर। हाँ, तो इस ब्लॉक की इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है मान लो। अब अगर यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तुम इसको यहाँ से लेके गए, अब तुमने क्या किया, इसको तुम यहाँ से ऐसे लेके चले जाओ, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अब भी mgh ही होगी। यहाँ से इधर ले जाओ, फिर यहाँ लेके जाओ, अब भी mgh होगी। बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह किसी बॉडी को जब किसी फोर्स के अंडर में शिफ्ट करने से जो वर्क डन है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है। सिर्फ देखो, हम ये देख रहे हैं कि इस पोजीशन में, इसमें और इस पोजीशन में कहीं भी तुम रख दो इसे, सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h है सब जगह। या अगर हम इसी जगह इस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं अलग अलग पाथ से, इस पाथ से लेके चले जाओ, इससे लेके चले जाओ, इससे लेके चले जाओ, तो तुम ये देखो कि यहाँ पोजीशन तो एक ही है पर पाथ उस पोजीशन को चूज करने के लिए अलग अलग है। देख रहे हो? यस सर। पर हर एक केस में इस ब्लॉक की जो राइज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो है कि जो एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी या कोई आदमी इसको इस जगह से इस जगह शिफ्ट करने में वर्क कर रहा है। आदमी वर्क करता है, वो एनर्जी की फॉर्म में इस ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम ये देखो कि तुम कोई सा भी पाथ चूज करो, इसमें हर एक ब्लॉक हर एक पाथ के लिए वर्क डन फाइनली कितना आता है mgh। तो ये जो वर्क डन है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये पाथ इंडिपेंडेंट है, पोजीशन डिपेंडेंट है। नहीं समझे? बोलो। एक बार रिपीट करना सर प्लीज। मैंने ये कहा है कि अगर तुम एक बॉडी को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो एक जगह से अलग अलग पाथ से, तो अलग अलग पाथ से उसको शिफ्ट करने से जो वर्क करना पड़ता है अगर वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है और पोजीशन डिपेंडेंट होता है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इस बॉडी को शिफ्ट करने में किसी भी पाथ से चले जाओ, वर्क डन mgh। तो पाथ से तो इंडिपेंडेंट ओके हो गया ना, वो हमें पोजीशन इधर डिसाइड करनी पड़ रही है इनिशियल और फाइनल। यस सर। तो ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी एक जगह से चले अलग अलग पाथ को कंप्लीट करके वापस वहीं पहुंच जाए, तो हम कह देंगे कि उसकी पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में वर्क डन जीरो होता है। तो हम कह देंगे कि इफ इन केस ऑफ अ राउंड ट्रिप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स वर्क डन इज जीरो, राउंड ट्रिप में जीरो है, तो ऐसे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। ठीक है? एग्री हो भाई सब लोग इस बात? यस। हाँ, और ऐसे सिचुएशन में एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी का लॉस नहीं होता। दूसरी तरफ ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि तुम फ्लोर पे हो, यहाँ पे ये तुम्हारे लिए फ्लोर है, अब तुम्हें यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जाना है, तो जब तुम जाओगे इसको ऐसे स्किड करके, तो फ्रिक्शन तुम्हारा आगे चलने का अपोज करेगा। समझ रहे हो ना? यस सर। पहले केस में जब तुम ऐसे ग्रेविटी में ऊपर की तरफ इस ब्लॉक को लिफ्ट कर रहे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारा अपोज कर रहा था। अब जब तुम इस ब्लॉक को यहाँ फ्लोर के ऊपर स्किड कराओगे तो फ्रिक्शन तुम्हारा अपोज करेगा। तो तुम ये ध्यान रखना कि जब तुम यहाँ चले जाओगे तो फ्रिक्शन तुम्हारा तब भी अपोज कर रहा है, और जब वापस यहाँ आ रहे हो तब भी अपोज कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जाने में भी तुम्हें वर्क करना पड़ रहा है और यहाँ जाने में भी वर्क करना पड़ रहा है। बल्कि यहाँ पे क्या था कि जब ऊपर तुम जा रहे हो तो तुम्हें वर्क करना पड़ रहा है, और जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो तुमको ही ना लेके आ रहे हो, ये तो अपने आप ही आ जाएगा। तो जो वर्क तुमने किया था वो वापस तुम्हें मिल जाएगा एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पे वर्क डन जीरो होता है। यहाँ पे क्या होगा कि जब तुम यहाँ लेके जाओगे तब भी वर्क करना पड़ेगा, यहाँ लाओगे तो भी वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो चीज ये है कि राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं। नहीं समझे? यस सर, समझ गए। हाँ, वर्क डन अगर तुम इस पाथ से जाओगे यहाँ पे तो अलग होगा, इस पाथ से जाओगे तो अलग होगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें ज्यादा देर तक फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तुम्हारी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क पाथ डिपेंडेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने। जितने पाथ से जाओगे उतने वर्क करने पड़ेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन हम चेक करते हैं, सिर्फ उसी पर डिपेंडेंसी है। वहां पे अगर हम जहां से शुरू करते हैं वापस वहीं आ जाए राउंड ट्रिप में, वर्क डन जीरो होता है।
यहाँ पे जब हम जहां से शुरू करेंगे और वापस वहीं आएंगे तो राउंड ट्रिप के लिए वर्क डन 0 नहीं होता, तो ये कहलाएगा नॉन कंजर्वेटिव। समझ गए भाई? हाँ जी सर। जो इससे पहले वाला केस है ये कंजर्वेटिव का केस, जिसमें वर्क डन फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर इज पोजीशन डिपेंडेंट। और ये जो नेक्स्ट केस यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर इज, वहां पोजीशन डिपेंडेंट है, यहाँ पर पाथ डिपेंडेंट। ठीक है ना? अरे ध्रुव, यस सर। अरे सिद्धांत नहीं आया? सर ये बाहर गया हुआ है, ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं आता। चलो आगे है भाई इसमें फ्री बॉडी डायग्राम। ये समझना तुम लोग कि ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब इसके बिना तुम्हें लॉज ऑफ मोशन या फोर्सेस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को करने में बहुत मुश्किल आती है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये समझ। अगर तुम करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा गलतियां करोगे, क्वेश्चन गलत होगा। और अगर तुम्हें किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है तो तुम्हें लेस एफर्ट करके एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तुम्हारी, ये ध्यान रखना। देखो जो वर्ड है फ्री, इसका मतलब है फ्री फ्रॉम ऑल द कॉन्टेक्ट्स, मतलब कोई बॉडी जितने भी कॉन्टेक्ट्स मेंटेन करती है उन सब से फ्री होनी चाहिए। जैसे एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम एम मास का है, तो इस रस्सी से कनेक्टेड है यहाँ पर, तो तुम इस रस्सी से हटा के बस इस ब्लॉक को यहाँ हवा में लटका दो ऐसे। ठीक है ना? यस सर। जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है ये एम मास का, तो तुम्हें क्या करना है कि यहाँ एम मास के ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन से हटाओ और यहाँ पे उसे ऐसे हवा में लटका दो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को सबसे पहला काम है तुम्हारा कि उसके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट मेंटेन करता है, किसी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट मेंटेन करता है, तो उस बॉडी को पहले सारे कॉन्टेक्ट से फ्री करिएगा और उसको एक फ्री स्पेस में सस्पेंड कर दो, जैसे तुमने उसको हवा में लटका दिया। ठीक है? यस सर। फिर अपने कॉमन सेंस से ये देखो कि उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। देखो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हो सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि हम सारे प्रैक्टिकल ग्रेविटी में करते हैं, तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। बोलो। यस सर। अगर हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में है तो फिर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं लगाएंगे। दूसरा, अगर वो किसी दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो उसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रहा हो सकता है। ठीक है? कांटेक्ट फोर्स में से तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रहा है या टेंजेंशियल कर रहा है। तीसरा, अगर वो कांटेक्ट फोर्स वही एन वाली फोर्स है ना? हाँ वही, अगर वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है
तो स्ट्रिंग अगर टाइट है और कोई उसको पुल कर रहा है तो उसमें टेंशन एक्ट कर सकती है। टेंशन किधर मार्क करेंगे हम उसके ऊपर? अवे फ्रॉम द बॉडी। एग्री हो ना इस बात से? कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल किस तरफ मार्क करेंगे? टुवर्ड्स द बॉडी। बोलो। यस सर। तो इसी तरह अगर उसके ऊपर मान लीजिएगा कोई अपथर्स टाइप है, अगर वो किसी मीडियम में है तो उसके ऊपर अपथर्स एक्ट कर सकता है। ये सब पढ़ चुके हैं हम, सब सब चीजें। बोलो। यस सर। तो बेसिकली तुम्हें सबसे पहले जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एक तो उसको इंडिविजुअल बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे, सस्पेंडेड इन द एयर फ्रीली, फ्री फ्रॉम ऑल द कॉन्टेक्ट। और तुम अपने कॉमन सेंस से उसके ऊपर जो जो भी फोर्सेस जिस जिस डायरेक्शन में एक्ट होंगे उनको विद द हेल्प ऑफ एन एरो उतने उतने डायरेक्शन में उतने उतने फोर्स उसके ऊपर एक्ट करते हुए शो कर दीजिए। ठीक है। तो जो फिगर तुम्हें दिखाई देगी वही फ्री बॉडी डायग्राम। देखो जैसे कि अगर हमारे पास में ये एम मास की बॉडी है और इस एम मास की बॉडी के ऊपर तुम्हें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो ये रस्सी से कनेक्टेड है। सबसे पहला काम क्या करो कि इसे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम इसकी शेप ऐसी स्फीयर टाइप बनाओ, ऐसा बना सकते हो तुम लोग। तो अब तुम ये देखो कि अगर तुम यहाँ खड़े होके चेक करते हो तो तुम क्या कहोगे? एक तो तुम अर्थ पे खड़े हो, तो तुम्हें ये पता है कि अर्थ की ग्रेविटी है वो सबको अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, तो इस मास को नहीं कर रही होगी क्या? यस सर। तो इसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ ऐसे पुल कर रही होगी, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। और इस स्ट्रिंग की टेंशन यहाँ पे हम किस तरफ मार्क करेंगे? बोलो। मैंने तुम्हें बताया भाई, अवे फ्रॉम, हाँ अवे फ्रॉम द बॉडी मार्क होती है, तो हम ऊपर की तरफ मार्क कर देंगे। बोलो, ये बात समझ नहीं आएगी? आ गई सर। अब ये जो ये है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है इसका। एग्री है नहीं? यस सर। अब जैसे ये एक ब्लॉक है, ये एक दूसरे ब्लॉक के ऊपर कांटेक्ट में रखा है, ये एम मास का है, ये एम मास का है, और ये अर्थ की सरफेस है। अब देखो यहाँ कितने कांटेक्ट हैं? यहाँ पे है दो कांटेक्ट, एक तो इनका, तो N1, एक कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे होगा N2। दो कांटेक्ट फोर्स। नहीं समझ आया? हाँ जी आगे। सर आ तो यहाँ पे हम स्मॉल एम का नॉर्मल, स्मॉल एम का एफबीडी अलग बनाएंगे और नीचे वाले ब्लॉक का एफबीडी अलग बनाएंगे। देखो जरा, इसके ऊपर कौन सा फोर्स होगा? एम जी, क्योंकि अर्थ सबको अपने सेंटर की तरफ खींचती है, इसको भी खींच रही होगी। बोलो। यस सर। इसने इस कांटेक्ट पे फोर्स लगाया, इसने जिसके ऊपर ये रखा है, ये रखा है इस ब्लॉक के ऊपर, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगाया होगा? नीचे को। इसने न्यूटन थर्ड लॉ के वजह से किस तरफ रिएक्ट करा होगा? ऊपर को। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अगर तुम्हें याद हो, कि हमेशा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किस तरफ एक्ट करता है? टुवर्ड्स द सिस्टम। ऐसे ही तो एक्ट करेगा यहाँ पे। बोलो। यस। अगर तुम फोर्सेस को एज ए वेक्टर ट्रीट करते हो तो हम एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो तुम चाहो तो इसे इसकी डायरेक्शन मेंटेन करते हो, इसको यहाँ से उठा के यहाँ मार्क कर सकते हो, नीचे से ऊपर की तरफ मार्क। तो यहाँ स्पेस थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं था, तो ओवरलैप ना हो इसलिए मैंने उसको वहां दिखा दिया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर। फिर यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स टुवर्ड्स द सिस्टम N1, ये N1। बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये चीज ध्यान सर रखिए। ये हाँ बोलो। पर ले जाने से तो अवे नहीं हो गया? अरे नहीं भाई, डायरेक्शन तो वही रही ना उसकी, मतलब वो हमें मार्क करने का तरीका है जिससे हमें कन्वीनियंस हो जाए, पर डायरेक्शन तो यहाँ से भी ऊपर ही दिखेगी, वहां से भी ऊपर ही दिखेगी। मतलब हम इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ एक दूसरे से ओवरलैप ना करें, अलग अलग दिखे, इसलिए मैंने मार्क कर दिया। ठीक है। ओके सर।
अर्थ इसको भी अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी एज mg, और ये अर्थ को प्रेस करेगा। अब देखो ये है अर्थ, इसने अर्थ को प्रेस करा N2 से और अर्थ ने रिएक्ट करा ऐसे N2। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? तो ये इसका FBD है, ये इसका FBD। नहीं समझ आया? आ गया सर। अब तुम ये मत कहने लगना कभी भी कि ये दोनों के दोनों जो ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा है तो यहाँ पे हमें m+mg नीचे मार्क करना है। मतलब m+mg मार्क नहीं करेंगे, चूंकि हम लोग इस ब्लॉक का फिर वर्ड डायग्राम बना रहे हैं, इसको हमने इसके कॉन्टेक्ट से फ्री कर दिया, उसका अलग बना दिया। समझ गए ना? हाँ जी सर। मतलब ये ऐसा सिस्टम है जैसे कि तुमने एक स्कूटर लिया और उस स्कूटर का वजन पता चला कि 200 किलोग्राम, तो मतलब टोटल का अंडर 2 किलोग्राम। अब तुमने उसके एक टायर को लिया, फ्रंट को, रेयर को, उसके हैंडल को लिया, उसका मिरर लिया, व्यू मिरर, जितने भी उसके कंपोनेंट सबको अलग अलग लिया। सबको अगर तुम अलग अलग वेट करोगे तो भी तो इतना ही आएगा। यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना कभी कि हम जब इनको अलग, इस पूरे सिस्टम को हम सेपरेटली एनालाइज कर रहे हैं तो तुम कहोगे कि ये तो इसके ऊपर रखा है, तो यहाँ पे m+m, क्योंकि अर्थ क्या करती है, इंडिविजुअल बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसको जब अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो ये अर्थ का अट्रैक्शन है, और जब इसको करेगी तो ये अर्थ का अट्रैक्शन है। ऐसा नहीं होगा कि इसको अर्थ m+mg से करेगी, क्योंकि ये अलग m मास की बॉडी है तो इसको कैपिटल mg से करेगी, ये अलग स्मॉल m मास की बॉडी है तो इसको स्मॉल mg से करेगी। समझ गए? हाँ जी Yes. सर। ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? 0। इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? 0। कैसे 0 0। होगा? N1 इक्वल टू mg। इसके ऊपर कैसे होगा? N1 प्लस mg इक्वल टू N2। नेट डाउनवर्ड फोर्स N1 भी नीचे है, कैपिटल mg भी नीचे है, तो इसको हमने ऐड कर दिया। नेट अपवर्ड फोर्स N2 इसके इक्वल रख दिया। N1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकालो और उठा के यहाँ रख दो तो N2 भी आ गया। तो ये तुम्हें इक्वेशन वगैरह जो भी बनती है इस तरह से तुम्हें सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। अगर कुछ समझ ना आया तो मुझे बता दो भाई, बोलो। सर ये N1+mg नहीं समझ आया। इसमें क्या चीज है ऐसी जो समझ नहीं? तो N1 नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, mg नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, तो जब दो पैरेलल फोर्सेस होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? आ गया सर, N2 हो जाएगा। ऐड हो गया, और ये N2 ऊपर की तरफ है तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 होगा, तभी तो बॉडी रेस्ट पे होगी। तो डाउनवर्ड फोर्सेस का रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स से इक्वल कर दिया मैंने। हाँ जी सर, आ गया। चलो तुम एक बार ठीक से इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब थोड़े से ना काम की चीजें शुरू हो जाएंगी। कल का क्लास भी काफी, मतलब आगे की क्लास है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो तुम लोग छुट्टी उट्टी मारने की कोशिश मत करना, नहीं तो ना तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं पहले बता देता हूँ, एक बार इसे ठीक से पढ़ लेना। सबने कॉपी वॉपी करनी शुरू कर दी इसकी नोट्स की? हम्म। हेलो। नहीं सर, अभी नहीं किया। हाँ, तो इसे थोड़ा सा ना अब आगे बढ़ा लेगा, ठीक है? कल मिलेगा। ठीक है सर।